आइए दोस्तों, ACCA F3 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ACCA F3 का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई एम्प्लॉइज आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ देयर एम्प्लॉयर। किसी भी बुक्स में एम्प्लॉय को क्यों इंटरेस्ट होगा, किसी भी कंपनी के बुक्स में एम्प्लॉय को क्यों मतलब होगा, तो ध्यान से यही सोचना कि एम्प्लॉय कंपनी में क्यों लगता है, पैसा कमाने के लिए। तो वो कंपनी के बुक्स क्यों देखेगा, इस चीज़ को एश्योर करने के लिए कि उसकी जॉब जो है वो सेफ है, सिक्योर है। टू बी एबल टू कंपेयर द बिजनेस विद इट कंपिटिटर्स, एम्प्लॉय को क्या मतलब है उसको कंपेयर करने का, मतलब कंपेयर करने का उसको क्या मतलब है। प्रॉफिटेबिलिटी, उसको प्रॉफिट से भी कोई मतलब नहीं है कि प्रॉफिट चाहे कंपनी कमाए या ना कमाए, उसको तो पैसा मिलेगा मिलेगा। टू असेस वेदर द बिजनेस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, यस, यह चेक करना कि बिजनेस कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा तो ठीक है, अगर नहीं करेगा तो उसको यह जॉब स्विच करनी पड़ सकती है। तो इसका रेलिवेंट आंसर बनता है सी। और डी ऑप्शन था इफेक्ट ऑन बिजनेस ऑन लोकल कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी पे क्या असर पड़ रहा है, क्या असर नहीं पड़ रहा, उसको एम्प्लॉय से क्या मतलब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंसेस बिटवीन सोल ट्रेडर एंड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी। तो सोल ट्रेडर और कंपनी के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या होते हैं। अ सोल ट्रेडर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्राइवेट, यस, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्राइवेट होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्राइवेट होते हैं, बट इसके पब्लिक होते हैं। तो पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्राइवेट, यस, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर सेंट टू शेयर होल्डर्स एंड आर पब्लिकली फाइल्ड, यस। तो पहला ऑप्शन तो सही है, तो पहला ऑप्शन ओके है, यस। ओनली कंपनीज हैव कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, क्या क्या सिर्फ कंपनीज में ही पैसा लगा होता है, सोल ट्रेडर में क्या पैसा नहीं लगा होता। कैपिटल दोनों में होती है, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो। सेकेंड ऑप्शन तो नहीं है। थर्ड, a sole trader is fully and personally liable for any losses that the business might make, yes, सोल ट्रेडर की जो लाइबिलिटी होती है वो लाइबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होती है, मतलब उसके पर्सनल एसेट्स स्टेक पर होते हैं, दाव पर होते हैं, बट कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अ कंपनी शेयर होल्डर्स आर नॉट पर्सनली लाइबल, यस, कंपनी में पर्सनली लाइबल नहीं होते, कंपनी में जितने भी एसेट्स है उनको बेचा जाता है, बट सोल ट्रेडर में ओनर के पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जाता है, यस। तो इसका आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड, इसका सही आंसर क्या बैठेगा, फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, Andrea started her business by transferring her car worth 5,000 into the business. तो what are the accounting entry, अगर बिजनेस में ओनर कार को इंट्रोड्यूस करता है तो कार बिजनेस के अंदर आती है, कार को हम डेबिट करते हैं, और ये कार लेकर कौन आया, एंड्रिया, एंड्रिया मतलब ओनर, तो ओनर का अकाउंट हम किस नाम से डालते हैं, कैपिटल से। तो कार तो डेबिट हो जाएगी और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी 5,000 से 5,000 से। Question number 4. A company owns a number of properties which are rented to the tenants. The following information is available for the year ended 30th June. तो ईयर एंडेड 30 जून में हमारे कुछ रेंट इन एडवांस पड़े हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, और रेंट इन एरियर्स हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। कैश रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट्स इन द ईयर एंडेड जून, ये अमाउंट, all rent in arrear was subsequently received. What figure should appear in the company's statement of P&L for the rent available in the year ended 30th June 2006? तो पहले हमें अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तो रेंट इन एडवांस का अकाउंट बनाते हैं। रेंट इन एडवांस हमारे लिए एसेट या लाइबिलिटी, एडवांस में पैसा आ गया तो ये हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस 323040 और लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस 346560। तो ये ओपनिंग था, ये क्लोजिंग था, तो डिफरेंस इस साइड आएगा। तो इस साल
हमने कितना एडवांस में रेंट रिसीव कर लिया, कितना एडवांस में रेंट रिसीव कर लिया, वो हम कहाँ पर चार्ज करते हैं, पीएनएल में। तो ये आएगा बैलेंसिंग फिगर से। कितना आएगा, 346 माइनस 32। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। इस साल हमने एडवांस में कितना रेंट रिसीव कर लिया। तो ये जो अमाउंट है जो हमने रिसीव किया है, उस रिसीव अमाउंट के अंदर ये बैलेंस भी होगा। इस बैलेंस को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास इस साल इनकम कितने की हुई थी, इतने की। इतने में से ये पैसा हमारा है ही नहीं। जिस साल की इनकम होती है उसी साल हमें शो करना होता है। तो ये 23,520 हमने एडवांस में पैसा मिल गया, तो ये हमारी इस साल की इनकम नहीं है, इसको हमें माइनस करना होगा। अब आते हैं रेंट इन एरियर में। रेंट इन एरियर का मतलब क्या होता है, वो पैसा जो मुझे रिसीव होने वाला है। रिसीव होने वाला तो मेरा एसेट होता है, और एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। तो डेबिट क्लोजिंग बैलेंस 20880। तो डिफरेंस इधर आएगा, ये हमारा पीएनएल में चार्ज किया जाएगा। किस नाम से, बैलेंसिंग फिगर। अब डिफरेंस 20880 माइनस 11520। तो ये वो इनकम है जो मैंने कमा तो लिया बट रिसीव नहीं हुआ। तो हम अपनी बुक्स में कमाई गई इनकम लिखते हैं, चाहे वो रिसीव हुई है चाहे वो रिसीव नहीं हुई है। तो ये इनकम हमें अपनी बुक्स में ऐड करनी पड़ेगी 9360 से। तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में टोटल कितना दिखनी चाहिए, 919 4 टाइम्स 80। इसका आंसर 198 4 टाइम्स 80, ये आंसर हमारा बैठेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5। Moira prepares its financial statement for the year to the 30th April each year. The company pays rent for its premises quarterly in advance. इन एडवांस का मतलब हम 1 जनवरी को एडवांस में पेमेंट कर देते हैं रेंट की। मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीनों की पेमेंट हम 1 जनवरी को कर देते हैं। और ऐसे ही 1 अप्रैल को अप्रैल, मई, जून की कर देते हैं। 1 जुलाई को जुलाई, अगस्त, सितंबर की कर देते हैं। और 1 अक्टूबर को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की कर देते हैं। द रेंट वॉज 201,600 पर ईयर अंटिल 30 जून। तो फटाफट से देख लेते हैं हमारा ईयर एंड कब हो रहा है। 30 जून को, 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल से पहले के 12 महीने देख लो। हमारा ईयर मई से शुरू होता होगा, मई 8, जून 8, जुलाई 8, अप्रैल 9। तो ये 12 महीने हमारे हो जाते हैं। ये 12 महीने हो जाएंगे। तो पहले रेंट देख लो पर मंथ कितना चल रहा था। पहले 201,600 था पर मंथ, डिवाइड बाई 12। ये पर ईयर था, तो 1 महीने के निकालने के लिए डिवाइड बाई 12 करेंगे। ये कब तक रहा, 30 जून तक, मतलब 2 महीनों तक की रहा, मई का और जून का। जुलाई से कितना हो गया, जुलाई से 230,400 पर ईयर हो गया। पर मंथ निकालने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा सेम रहेगा। तो ये था हमने जो 12 महीनों का रेंट पे करना था। टोटल अमाउंट कितनी थी रेंट की, इन सबको अगर मैं जोड़ूं तो ये कितनी बनती है, इन सबको अगर मैं जोड़ूं तो ये कितनी बनती है, 225,600। तो 225,600 हमें पता लग गया, पहले दोनों ऑप्शंस में से हमारा आंसर है। अब ये बात कर रहे हैं प्री पेमेंट की। तो प्री पेमेंट का मतलब क्या हो गया कि हमने एडवांस में कितना पैसा दे दिया। तो हमें पता है हम अप्रैल में एडवांस में पैसा देते हैं 2 महीनों का। और मतलब हम फर्स्ट अप्रैल को अप्रैल, मई और जून 3 महीनों का पैसा देते हैं। तो यहाँ पर हमने जब हमारा ईयर एंड हो रहा था 1 अप्रैल को, हमने मई और जून इन दोनों का भी पैसा दे दिया होगा। मई और जून का, मई का कितना 19,200, जून का भी कितना 19,200। तो हमने एडवांस में कितना दिया, इन दोनों का सम 38,400। तो हमारी प्री पेमेंट कितनी जाएगी, 38,400। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, एक्सपेंस तो 225,600 और प्री पेमेंट 38,400। क्लियर है, बढ़े आगे। अब बिजनेस पेज रेंट क्वार्टरली इन एरियर। अब एरियर में पे करते हैं, मतलब हम 31 मार्च को जनवरी, फरवरी, मार्च का पे करते हैं। 30 जून को अप्रैल, मई, जून का पे करते हैं।
जुलाई अगस्त सितंबर का हम 30 सितंबर को पे करते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का हम 31 दिसंबर को पे करते हैं। द रेंट पेबल वॉज 24,000 पर ईयर। तो फटाफट हम पर मंथ का रेंट देख लें। तो हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 जनवरी। तो 31 जनवरी से पहले के 12 महीने हमारा पूरा अकाउंटिंग ईयर होगा। तो देख लो हमारा ईयर कब से शुरू होगा? फेब से। फेब मार्च, फेब 13 से शुरू होगा हमारा ईयर। फेब 13 से शुरू होगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और लास्ट जनवरी 14। तो पहले रेंट कितना था? 24,000 पर ईयर था, डिवाइड बाय 12, पर मंथ 2,000। कब तक था ये? अप टू 31 जुलाई। तो 31 जुलाई तक था, तो जुलाई तक हमारा रेंट था 2,000। उसके बाद अगस्त से कितना हो गया? 27,000 पर ईयर डिवाइड बाय 12, पर मंथ आ गया 2250। ये जनवरी तक था। व्हाट इज द रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर? पूरे साल का रेंट एक्सपेंस कितना होगा? इन सबको हम जोड़ देंगे तो रेंट एक्सपेंस निकल जाएगा पूरे साल का। पूरे साल का हमारा रेंट एक्सपेंस कितना आएगा? 25,500। इसका आंसर है 25,500। ये इसका आंसर है। क्लियर? बढ़े आगे। At 31st October, a business had machines with cost 1,20,000 with accumulated depreciation 25,000. On 1st January 14, they sold a machine for 10,000. This machine had originally cost 30,000. The business had a depreciation policy of charging SLM basis at the rate of 20% per annum on a monthly basis. हर महीने हम चार्ज करते हैं। What is the depreciation expense for the year ended 31st October 14? तो पर मंथ डेप्रीसिएशन निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे? हमारा ईयर कब से शुरू होता है? हमारा ईयर शुरू होता है 1 नवंबर 2013 से लेके 31 अक्टूबर 2014। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर। ठीक है। अब 1 नवंबर को हमारे पास बैलेंस था 1,20,000। 1 नवंबर को हमारे पास बैलेंस कितना था? 1,20,000। ठीक है। पर मंथ डेप्रिसिएशन निकालना है, तो और हमने मशीन कब बेची थी? 1 जनवरी को। मतलब 1,20,000 हमारे पास नवंबर के लिए और दिसंबर के लिए 2 महीनों के लिए था। तो 2 महीनों का डेप्रिसिएशन 1,20,000 पे लगेगा। 1,20,000 इंटू 20% इंटू 2 मंथ्स, 2 महीनों का लगेगा। तो ये कितना बैठेगा? 4,000। 4,000 का डेप्रिसिएशन तो 2 महीनों के लिए लगेगा। 4,000 का डेप्रिसिएशन तो हमारा 2 महीनों का आएगा। अब बाकी के कितने महीने बचते हैं? 10 महीने। अब मैंने 30,000 की मशीनरी को बेच दिया, तो अब मेरे पास मशीनरी कितने की थी? अब मेरे पास 1,00,000 की मशीनरी में से 30,000 की मशीनरी को माइनस कर दिया, 20% का डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन लगेगा 10 महीनों के लिए। तो यह कितना बैठेगा? इसका आंसर कितना बैठना चाहिए? 15,000। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो डेप्रिसिएशन मेरा कितना आएगा? इन दोनों को सम करके 19,000। इसका आंसर 19,000। क्लियर है? जब तक आपके पास 1,20,000 की ये सेट थी तो 1,20,000 पे डेप्रिसिएशन लगा। जब 30,000 की मशीनरी को बेच दिया तब आपके पास 90,000 की मशीन बची ना, तो 90,000 पे 20% का डेप्रिसिएशन 10 महीनों का चार्ज कर दो, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आपका चार्ज हो जाएगा। 2 महीनों का तो 1,20,000 पे और बाकी का 10 महीनों का 90,000 पे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8। ऑन 1 January 2000, Crane company bought a machine for 70,000. It was estimated that the machine's useful life would be 7 years and its residual value 7,000. 2 years later, the useful life was revised to 3 years and the machine was sold for 30,000. What is the profit or disposal? तो 1 जनवरी 2000 को हमारे पास कैरिंग अमाउंट कितने की थी? 70,000 की।
अब डेप्रीसिएशन उस पूरे ईयर में, ईयर 2000 में कितना लगेगा? 70,000 थी, माइनस आरवी रेजिडुअल वैल्यू करेंगे, आरवी को माइनस करने के बाद डिवाइड बाय कितना करेंगे? डिवाइड बाय कितने ईयर्स है? 7 ईयर्स की लाइफ है। उस साल डेप्रिसिएशन लगना था 9,000 का, तो हमारे पास बुक वैल्यू एट द ईयर एंड कितनी बच जाती है? 61,000। ये 61,000 मेरे नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग बनेगी। क्लियर है? नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन तो सेम रहा, क्योंकि रिवाइज कब हुआ? 2003 में। सॉरी, रिवाइज कब हुआ? 2 साल बाद हुआ ना, आफ्टर 2 ईयर्स। तो पहला साल कंप्लीट हो गया, दूसरा साल भी कंप्लीट होगा, तो दूसरे साल भी डेप्रिसिएशन कितना रहेगा? 9,000 का ही। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर भी कितना लगेगा? 9,000 का। तो यहाँ पर हमारी रेजुअल वैल्यू कितनी बच जाती है? 52,000। 61 में से 9 गया। अब नेक्स्ट ईयर मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी बन जाएगी? 52,000। अब 2 साल बाद हमारी यूजफुल लाइफ चेंज होकर कितनी हो गई? 3। तो अब डेप्रिसिएशन यहाँ पे चेंज करेगा। अब डेप्रिसिएशन किस पे निकालेंगे? 52,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 7,000। ये किया, डिवाइड बाय, अब मेरी रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 3। अब मैं किससे डिवाइड करूंगा? 3 से। तो इस साल मेरा डेप्रिसिएशन कितने का लगेगा? 15,000 का। तो मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी बन जाएगी? 37,000। अब मैंने बेचा कब? 31 दिसंबर 2003 को। तो अगले साल का भी डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा लगेगा। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर भी कितना लगेगा? 15,000 का। तो मेरी आरवी कितनी बन जाएगी? 22,000 की। आरवी कितने की बनेगी? 22,000 की। अब मेरी बुक वैल्यू कितनी है? 22,000। अब 22,000 वाली असेट को मैंने कितने में बेच दिया? 30,000 में। तो 22 वाली चीज को मैं अगर 30 में बेचूंगा तो 8,000 का मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। क्योंकि 22 की वैल्यू थी, 22 वाली को मैंने 30 में बेच दिया, तो 8,000 का प्रॉफिट आ गया। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या बन जाता है? 8,000 का प्रॉफिट। क्लियर? नेक्स्ट, a non-current asset was purchased at beginning of year 1 for 2,400 and depreciated by 20% per annum using reducing balance method and at the beginning of year 4, मतलब 3 सालों के लिए मैंने इसको यूज किया, क्योंकि 4th ईयर के शुरू होते ही मैंने इसको बेच दिया। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? सबसे पहले मैंने खरीदा कितने में? 2,400 में। डेप्रिसिएशन लगा दो 2,400 का कितना? 20%। तो मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी बचती थी पहले साल? ये मेरे पहले साल कैरिंग अमाउंट है। दूसरे साल का ओपनिंग बैलेंस तो ये था। डेप्रिसिएशन 1920 पे लगेगा 20%, क्योंकि रिड्यूसिंग मेथड है तो हर साल डेप्रिसिएशन चेंज होगा, कम होता जाएगा। मेरी कैरिंग अमाउंट सेकेंड ईयर के एंड पे 1536। तीसरे साल मेरी कैरिंग अमाउंट ये आ गई, डेप्रिसिएशन मेरा 1536 पे लग गया, मेरी कैरिंग अमाउंट बन गई 1228। अब थर्ड ईयर का एंड हुआ और फोर्थ ईयर जब शुरू हुआ, फोर्थ ईयर के शुरू होते ही मैंने इसको बेच दिया, सोल्ड फॉर 1200। 1228 वाली असेट को मैंने 1200 में बेचा, तो मुझे लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 28 का। तो मेरे लिए लॉस आ जाएगा 28.8। तो रिजल्ट क्या आएगा? लॉस कितने का? 28.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। A business had 50 units in inventory on 1st November that had been valued at 8 per unit। तो ओपनिंग मेरे पास कितने यूनिट्स थे? 50 यूनिट्स थे। किस रेट पे थे? 8 रुपए के हिसाब से। तो अमाउंट कितनी थी? 50 इंटू 8, 400। 8 नवंबर को मैंने परचेज किए कितने यूनिट्स? 100 यूनिट्स। किस रेट पे? 9 रुपए के हिसाब से। मेरी अमाउंट कितनी बन जाएगी? 900 रुपये। अब 16 नवंबर को मैंने सेल कर दिए। अब सेल किए हैं तो पहले मुझे मेथड देखना है। सेल के लिए मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कौन सा मेथड यूज करता हूँ? फीफो। फीफो मेथड है, तो जो चीज पहले आई है वो पहले जाएगी। अब 70 यूनिट्स बेचे हैं, तो 70 में से मैं पहले 50 बेचूंगा, जो 8 रुपए वाले थे। तो मैंने पहले 50 बेच दिए 8 रुपीज वाले। तो मैंने 50 बेच दिए, तो ये तो मेरा माइनस हो जाएगा 8 रुपए के हिसाब से। बाकी के 20 कौन से वाले जाएंगे? इस 100 में से जाएंगे 9 रुपए वाले। तो इनकी वैल्यू आ गई ये वाली।
20 नवंबर को फिर मैंने परचेज करी है 80 यूनिट्स 10 रुपए के हिसाब से 800 रुपये। तो मेरे से पूछ क्या रहा है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री मेरी कितनी बैठेगी सबका टोटल, तो इन सबका टोटल मेरी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है 1520 और आइटम कितनी है मेरे पास 160 वाले, तो इसका आंसर आएगा 1520। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री